37 करोड़ जो पॉपुलेशन है बच्चों की, नौजवानों की, इनके विषय में हमें सोचना पड़ेगा। मित्रों की भी कुछ इच्छा थी, उनके सुझाव भी थे कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। अपने लिए कष्ट और दूसरों के लिए उनका भला करना, ये भारत का विचार है। एक राजनीति का जो ये जीवन चुना हुआ है, जो कि अत्यंत कठिन भी है, आपने कैसे किन चीजों को सोच करके इस सब्जेक्ट को चुना है? आपको आम आदमी पार्टी से आसानी से टिकट मिल सकता था, आप कांग्रेस में जा सकते थे, ऐसा कौन सा कारण रहा कि आप बीजेपी में ही टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं? आप इधर देखो, आप पीस जाएंगे, भलियाणी जाएंगे, उधर गोरूडुग जाएंगे, बिजली महादेव जाएंगे, तो आधे टूरिस्ट तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं के.आर. गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस में चला हुआ खास कार्यक्रम सफर विधानसभा का। दर्शकों, जैसा आप जानते ही हैं कि हम हर बार किसी नए शख्स के साथ आपके साथ मिलाते हैं, नए शख्स के साथ आपसे मिलते हैं। तो इस बार आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं नरोत्तम सिंह ठाकुर जी से, जो अभी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी जता चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी जता चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले इनसे जो अभी आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उस बारे में कुछ जानकारियां लेना चाहेंगे। तो नरोत्तम सिंह ठाकुर जी, आपका स्वागत है न्यूज प्लस टीवी में। सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत सिंपल सी, मैं नहीं कहता हूं कि उतने ये हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपने एक राजनीति का जो ये जीवन चुना हुआ है, जो कि अत्यंत कठिन भी है, आपने कैसे किन चीजों को सोच करके इस सब्जेक्ट को चुना है? जी, हम पहले से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ भी सामाजिक क्षेत्र में हम काम कर रहे थे पहले से ही। तो हमारे मित्र सर्कल में सभी मित्रों की भी कुछ इच्छा थी, उनके सुझाव भी थे कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। तो करीब 3-4-5 सालों से ये बातचीत चल रही थी। तो ऐसा सबसे बातचीत करके लास्ट में इसी निर्णय पर पहुंचा कि भाई ये उचित समय है, ये इस वक्त तो उम्र भी ठीक है, तो सही समय में सही लिया हुआ कदम ऐसा माना जाएगा। सभी मित्रों का सुझाव भी यही था, इसलिए हमने निर्णय लिया। नरोत्तम ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप पहले से ही इस फील्ड में आने के लिए तैयार हो चुके थे। कुछ लोगों के कहने पर आप जो है इस फील्ड में आ चुके हैं, राजनीति में उतरे हैं, कूदे हैं। तो एक बात और है आपकी, क्योंकि राजनीति में अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से जो है टिकट की दावेदारी थोड़ी, बीजेपी की टिकट की दावेदारी थोड़ी सी मुश्किल थी। आपको आम आदमी पार्टी से आसानी से टिकट मिल सकता था, आप कांग्रेस में जा सकते थे, ऐसा कौन सा कारण रहा कि आप बीजेपी में ही टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं? देखिए जी, हमारा केवल मात्र चुनाव लड़ना लक्ष्य नहीं है जी। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है। हम पहले से ही संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और हमारा विचार हिंदुत्व का विचार है, भारत का विचार है, सेवा के विचार है। अपने लिए कष्ट और दूसरों के लिए उनका भला करना, ये भारत का विचार है। तो हम इस विचार से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस विचार से जुड़ी हुई है। तो नेचुरली हमारी जो दावेदारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी से होगी, बाकी संगठनों से हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं।
तो नरोत्तम ठाकुर जी, एक बात और है कि जैसे मान लो जो भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, उनका कोई चुनावी मुद्दा होता है या उनको कोई कार्य करने होते हैं, कुछ कार्य जो आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पे अधूरे लटके हुए अधर पे हैं, उनको पूरा करना है, ऐसे कौन से कार्य, ऐसे कौन से मुद्दों को लेकर के आप राजनीति में कूदे हैं? देखो जी, सभी नेता कुछ ना कुछ करते ही हैं। पहले जो नेता आए हैं, एमएलए बने हैं, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जन सेवा के कार्य किए होंगे, और चाहे किसी भी पार्टी के होंगे, सबने प्रयास किए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ जो सरकार के रूटीन वर्क हैं, जो होने ही होने होते हैं, जैसे योजनाएं हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए उत्कृष्ट विद्यालय योजना है कि हर साल 68 विधानसभा क्षेत्र में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 45 लाख रुपए मिलने ही होते हैं जी। और प्राइमरी स्कूल को 15 लाख रुपए मिलने होते हैं। तो वो तो मिलना ही मिलना है। फिर अगर प्रतिनिधि ये कहे कि भाई हमने ये कर दिया, वो तो होना ही होना है, एमएलए ए हो चाहे बी हो जी। वो एक रेगुलर काम है सरकार का। सरकार ए हो बी हो, रूटीन काम होते रहेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें आगे क्या करना है, एक ऐसा विजन भी बताना चाहिए कि हमारी योजना क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त समस्याएं तो अनेक है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो विकट समस्या हमारे सामने विकट समस्या ये है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 15 साल से 29 साल के बीच ही 37 करोड़ युवा हमारे देश में है, और 37 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे ख्याल से भारत और चीन के बाद कोई इतना बड़ा देश नहीं है जिसकी आबादी 37 करोड़ हो। अमेरिका की 34 करोड़ है, लेकिन हमारे पास बच्चे 37 करोड़ है। तो हमारे लिए एक खुशी की बात भी है और कहीं ना कहीं चैलेंज भी है। खुशी की बात इसलिए है कि हमारे यहाँ युवा पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम करने वाला ज़्यादा है, आश्रितों की संख्या कम है। तो ये वो समय है जिसमें भारत जो तरक्की कर सकता है, और इतिहास भी इस बात का गवाह है, जब जब देश जो जवान हुआ है उसने खूब तरक्की की है। तो इस वक्त हमारे देश की उम्र 27 साल है, तो ये एक बड़ा उचित समय है। तो इसलिए हमें इन 37 करोड़ जो पॉपुलेशन है बच्चों की, नौजवानों की, इनके विषय में हमें सोचना पड़ेगा कि हमने इन नौजवानों को कहाँ कहाँ खपाना है। इनको सही दिशा मिलनी चाहिए। अगर इनको सही दिशा नहीं मिली, इनको हमने बिजी नहीं रखा, कहीं गलत लाइन में चले, तो हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी हो रही, कई बच्चे हमारे गलत लाइन में पड़े, कोई चिट्टा, ये वो सारी चीज़ें चल रही है। उसका कारण क्या है कि हम इनको सही दिशा नहीं दे पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, और इस दिशा में हमारे पास कुछ योजना होनी चाहिए, कुछ विज़न होना चाहिए, और इसके लिए पूरे समाज को मिलके, समाज के हर वर्ग से, हर बुद्धिजीवियों से, नौजवानों से आइडिया लेके विधानसभा तक पहुँचने चाहिए। तब हम इसका कुछ न कुछ हल निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। हर एक समस्या का हल यहाँ है। 37 करोड़ नौजवानों को रोजगार भी यही निकलेगा, पर थोड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर चीज का सलूशन सिस्टम के अंदर ही होता है। जैसे देखो, ये हमारा शरीर है, सिस्टम का हिस्सा है। ये शरीर भी अपने आप में एक सृष्टि है, सृष्टि का पार्ट है। शरीर भी अपने आप में एक सृष्टि है, और हमारे शरीर में ही भगवान भी है, हमारे शरीर में ही भूत भी है। कभी हम गलती से कोई गलती करते हैं तो हमारा मन जो पछतावा करता है, इसका मतलब भगवान पछता रहा है। कभी हम गलत करते हैं, लालच वश में आ गए, इसका मतलब कि वो बुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर आई है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर में चोट भी लगती है तो बिना डॉक्टर के पास जाए भी वो चोट अपने आप ठीक होती है, क्योंकि हमारे शरीर में उसका सोल्यूशन है। हमारे शरीर में हजारों फैक्ट्रियां हैं। हमारे शरीर को शुगर की जरूरत भी है, अगर लेवल ऊपर हो जाए तो बीमारी बन जाती है। उस शुगर को सिक्रीट करने के लिए इंसुलिन भी हमारे शरीर में ही बनती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर सारे सोल्यूशन है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे समाज में इस समस्या का हल भी यहाँ पर है, जो इस वक्त सबसे बड़ी मुझे दिख रही है। तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास योजना होनी चाहिए। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमारी ताकत क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। हमारी ताकत है टूरिज्म। टूरिज्म में हम क्या क्या कर सकते हैं, टूरिज्म में हम नया क्या कर सकते हैं। ये तो सबको पता है कि होटल चलेगा, गेस्ट हाउस चलेगा, ठीक है जी।
लेकिन कहाँ कहाँ हम जो है हमारी ड्रॉबैक है टूरिज्म में। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना, क्या हमारे रोड की स्थिति है। आप इधर देखो, आप पीज जाएंगे, भलियाणी जाएंगे, उधर गोरूडुग जाएंगे, बिजली महादेव जाएंगे, तो आधे टूरिस्ट तो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, है ना। तो कोई हर साल टूरिस्ट आएंगे, इतना भयंगम दृश्य है वहाँ, मैंने खुद जाके देखा हुआ है। रात को आप पीज के ऊपर से देखेंगे तो कुल्लू शहर और पूरे मंडी तक दिखता है, बहुत ही भयंकम दृश्य। तो हमें इस विषय में सोचना होगा कि हमें क्या क्या करना है। हमारे की राफ्टिंग की कैपेसिटी क्या है, हमारे गेस्ट हाउस कितने हैं, रेस्ट हाउस कितने हैं, टूरिस्टों को कितनी सुविधा दे सकते हैं, हमारे कुल्लू के अंदर टूरिस्ट कितने दिन रुक सकता है। मुझे लगता है एक दिन मनाली, एक दिन मणिकर्ण और तीसरे दिन वो चले जाते हैं। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि टूरिस्ट कम से कम पूरे महीने की छुट्टी कुल्लू में बताए, तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता। और भी बहुत सारे आइडियाज जो इसमें हम निकाल सकते हैं, है ना। हमारी स्ट्रेंथ कृषि है, हमारी स्ट्रेंथ सेब है, हम सेब में क्या क्या नया कर सकते हैं। हम तो उसी रूटीन में चले कि आज 25 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, कल 50 रुपये किलो बिक रहा है, परसों 75 रुपये किलो मिला, जो मिल रहा है वो डाल रहे। लेकिन हमने इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हम सेब का प्रोसेसिंग यूनिट कुल्लू में नहीं लगा सकते हैं, इससे शराब भी बनती है, बीयर भी बनती है, जूस भी बनता है, और भी कई चीज़ें। मैं देखता हूँ गाँव में जो है बहुत सारा शादी ब्याह में आप देखते हैं, आप भी कोका कोला, पेप्सी कोला, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। वो हम इसलिए नहीं पिलाते कि उसमें बड़ी बड़ी ताकत है, वो लोग इसलिए पिलाते हैं आपको कि भाई उसमें टाइम भी कम लगता है, इजीली आप मेहमानों को अटेंड भी कर लेते हैं। एक फॉर्मेलिटी हो पिलाना। तो अगर फॉर्मेलिटी में ही हम ठंडा पिला रहे हैं, कोका कोला, पेप्सी कोला, जो अमेरिका की कंपनी है जिसमें ज़्यादातर शेयर पैसा का भी बाहर जा रहा है, क्या हमारे यहाँ एप्पल कोला नहीं चल सकता है? क्या हम इस विषय में सोच नहीं सकते हैं? कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली बात भी नहीं है उसमें कि सोडा थोड़ी गैसी होती है, एक फॉर्मेलिटी है। क्या पलम कोला नहीं चल सकता है? क्या खुमानी कोला नहीं चल सकता है? तो उससे क्या है कि हमारे सेब की मार्केट भी बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, हमारे नौजवानों को रोजगार खुलते रहेंगे। ऐसे हमें हर क्षेत्र में ऐसे सोचना चाहिए। फिर हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है, हर्बल है, हमारे टोपी, शॉल, मफलर, ये सारी चीज़ें चलती है। क्या हम अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए टोपी मफलर जो है प्रति कमरा टूरिस्टों को दे नहीं सकते हैं? तो उससे क्या होगा कि हमारा कल्चर भी प्रमोट हो जाएगा। पूरे भारत में जो है कुल्लू की टोपियाँ चलेगी, मफलर चलेंगे। हमने अगर फ्री में दी है तो उन्होंने लगानी है वो, है ना। तो मान लो कुल्लू में अगर 50,000 कमरे भी होंगे, एक दिन में 50,000 टोपियाँ लगनी, महीने में यहाँ 15 लाख टोपियाँ लगनी। जहाँ पूरे देश में व्यापार चलेगा, इसका कुल्लू में ही अंधाधुंध व्यापार हो जाएगा। इस तरह हम छोटी छोटी चीजें सोच के इन सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलनी है। सरकारी नौकरी पूरे देश में 3% लोगों को मिलेगी, हिमाचल में 15% लोगों को मिलेगी। फिर भी 100 में से 15 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो 85 लोगों को अपना ही काम करना पड़ेगा। तो लेकिन जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करना, तो कम से कम उनके लिए ऐसी कंडीशंस हमारे को तैयार करनी पड़ेगी। उनकी स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके लिए वातावरण पर्यावरण ऐसा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब के ऐसे आइडिया कलेक्ट करने चाहिए हमारे को, और ऐसे सभी नौजवानों के, बुजुर्गों के, उनके पास अनेक आइडिया हो। कभी मुझे नहीं लगता कि किसी प्रतिनिधि ने गांव वालों को पूछा होगा, या किसी एक अव्वल क्लास के मिस्त्री को पूछा होगा जो कि एक इंजीनियर से बढ़िया बिल्डिंग पुल बना सकते हैं, उनसे भी आइडिया लेना चाहिए। तो ऐसे अगर हम मिलजुल के ऐसा करेंगे तो हमारे पास सारी समस्याओं का हल यही है। थोड़ा हमें इच्छा शक्ति से काम करना चाहिए, थोड़ा हमें समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो सारी समस्या हमारी हल हो सकती है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी हमारे पास चैलेंज ये है कि नौजवानों की जो संख्या है 60-70%, उनको कहीं ना कहीं हमें सही दिशा देनी और सही जगह खपाना है, तो हमारी सारी समस्याओं का हल जो है हो सकता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो नरोत्तम सिंह ठाकुर जी, एक बात और है, जैसे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि वो खरे उतरे हैं इन 5 सालों में अपने कार्यों के लिए? इसमें तो ऐसा है कि ये बात तो जनता ही बता सकती है, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। कुल्लू की पब्लिक बताएगी क्या वो सेटिस्फाइड है उनसे या नहीं है। अब गांव में जाकर इस विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, और बाकी खबरों में सब जगह पड़ा होगा। तो मैं तो इस विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसमें एक और बात है, एक अहम सवाल आपसे है, अंतिम सवाल है ये। देखिए, जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अभी हमारे पास जो 2 और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जिन्होंने दावेदारी जताई और पीछे लड़े हुए भी हैं, राजा महेश्वर सिंह जी हैं
और अपने राम सिंह जी हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनसे अच्छा आप काम कर पाएंगे या उनको पीछे करके आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी? देखो, बात ऐसी है कि उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम किए होंगे। हमारे सीनियर लीडर है, हम उनकी रिगार्ड करते हैं। उनके काम करने का तरीका अपना होगा, हमारा काम करने का तरीका अपना होगा। ये ज़रूर है कि हमें जो है समय के साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा, है ना। और हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं इस विषय में सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, थोड़ा विज़न पेश करना होगा, कुछ औरों से भी पूछना होगा, नौजवानों से पूछना होगा, बुजुर्गों से पूछना होगा कि भाई मान लो हमने पीज़ के बारे में सोचना है, मान लो हमने बिरयानी के बारे में सोचना है, मान लो हमने पेच्छा के बारे में सोचना है, तो पेच्छा में क्या प्रॉब्लम है ये पेच्छा के लोगों को पता होगा और उस प्रॉब्लम की सलूशन भी उन्हीं को पता होगा। इसलिए आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे को कामयाबी तभी मिलेगी जब हम टीम वर्क करेंगे, हम जनता को भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे। यही डेमोक्रेसी है। अब सारी की सारी जनता तो विधानसभा में बैठ नहीं सकती है। उन्होंने तो नेता को इसलिए चुना है कि हमारी आवाज वहां पर पहुंचे। अब नेता ने कोई पेपर थोड़ी पास किया हुआ है, जनता ने उनको बनाया है, तो जनता को पूछना चाहिए, जनता के हिसाब से उनको चलना चाहिए, तभी हम प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। अब कोई प्रतिनिधि बोलेगा कि मैं अपनी सब मर्जी से पेच्छा की समस्याएं हल कर दूंगा, उसको तो पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब पता लगी जब आप प्रैक्टिकली वहां देख रहे हैं उसको, क्योंकि अनुभवी सत्य है, उन्होंने अनुभव किया, तो सलूशन भी उनके पास होगा। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उस पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्याओं को हम कर सकते हैं। पर इतना विश्वास है, जैसा आप पूछ रहे हैं, कि ऐसी कोई भी समस्या सरकारी नौकरी लगाने के अलावा कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम हल नहीं कर सकते हैं। समस्याओं का हल प्रशासन ने करना होता है, तो उसको जो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना पड़ता है। अगर आपने प्रॉब्लम डायग्नोज की तो समस्या का हल तुरंत है। अगर आपने पेट में दर्द को, सिर में दर्द की दवाई दी तो प्रॉब्लम जो है खड़ी हो जाती है। तो इसलिए प्रॉब्लम को, बीमारी को सही पकड़ना पड़ता है। सारी समस्याओं का हल जो है आसानी से हो सकता है, क्योंकि काम करना है प्रशासन में। प्रशासन एक गाड़ी, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर प्रतिनिधि तो ड्राइवर है। उसने देखना प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, उसका एक्सेलरेटर ओके होना चाहिए, उसकी क्लच प्लेट ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आवाज़ ज़्यादा करेगी, स्पीड कम पकड़ेगी, उसकी ब्रेक ओके होनी चाहिए, जब तो ब्रेक लगनी चाहिए। इसको प्रशासनिक की गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखना है, तो आपके सरकारी नौकरी लगाने के अलावा सारे के सारे काम जो है बिना प्रेशर से हल हो जाए, ये मेरा विश्वास है। और हमें मौका मिला तो ऐसा ही होगा। तो एक और सवाल है सर, ये आपके खास करके आपके जो समर्थक हैं, आपकी जो आपके साथ जो लोग चले हुए हैं और कुछ एक हो सकता है अभी नहीं चल पाए हैं, ये भी एक सवाल आपके लिए है। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, उसके बाद क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, ऐसे हमारी ऐसी योजना तो है नहीं कि लड़ेंगे नहीं। हम तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पार्टी की सिपाही है। अब इस चीज़ को कहना मुश्किल होता है, कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है, मान लो आपके साथ हजारों समर्थक है, 10-15 हज़ार समर्थक तो होंगे ही, है ना। तो कई बार उनको निराशा होती है, कई ऐसी कंपल्शन होती है, इसलिए अभी से ये कहना बड़ा मुश्किल बात होगी। पर ये है कि ऐसे तो हम डिसिप्लिन सिपाही है पार्टी के, डिसिप्लिन से बाहर जाने का चांस बनता नहीं है। पर मुझे विश्वास है कि शायद पार्टी टिकट दे ही देगी और हम जीत भी जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। धन्यवाद नरोत्तम सिंह ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छे विचार कहे, बहुत अच्छे विकास कार्यों के बारे में दर्शकों को आपने, हमारे दर्शकों को आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके बाद में हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका मैं एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके बावजूद भी यदि अपने समर्थकों को, अपने जो आपके कार्य क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहे। विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश यही है कि अगर हमें मौका मिलता है, मुझे प्रतिनिधि बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि वो अपने आप में एक विधायक है। वो आसानी से प्रतिनिधि से मिल सके, किसी भी ऑफिस में उसको ले जा सके, और उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास होना कि हमारे पीछे कोई बैठा है। तो ऐसा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। आज आप देख रहे थे, आज हमारे साथ थे नरोत्तम सिंह ठाकुर जी,
जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है बीजेपी के। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे किसी और शख्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।